सब्सक्राइब कीजिए अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर लीजिए ऑल पे क्लिक। आप ज्वाइन भी कर सकते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजू एजुकेशन लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अपनी डेली लाइव क्लासेस अपने दूसरे यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन पर भी होती है, तो आप वहां भी हमें जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर मेरे भाई अगर कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 51 से ये पार्ट 5 है दोस्तों, पार्ट 5 है एसी थ्योरी का। तो 1 2 3 4 जिसने नहीं देखा है जरूर देख लेना दोस्तों, सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 51 से कि 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली कॉइल 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ी हुई है, तो कॉइल का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर क्या होगा? ए इकाई होगा, बी 0.6 होगा, सी 0.8 होगा, या डी 0 रहेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं नॉर्मली अगर पावर फैक्टर निकालने की, तो cos फाई की जो हम निकालते हैं दोस्तों, वो cos फाई कैसे निकलेगा? इक्वल होता है दोस्तों R अपॉन जेड। यही फॉर्मूला लगाते हैं नॉर्मल। देखिए यहां अगर आपको दिख रहा हो तो R हमें दिया हुआ है डायरेक्ट, बिल्कुल। तो जेड हमें निकालना है, और जेड निकालेंगे और हमें दिया क्या क्या है? R और XL। XL है ना इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC नहीं है, XL है यहाँ पर, ठीक है। तो फोकस करना चीजों पे। तो जेड का फॉर्मूला होता है नॉर्मल यही है दोस्तों, XL हो चाहे XC हो, बस वो वैल्यू चेंज हो जाती है। देखिए R का स्क्वायर होगा इसमें, प्लस हो जाएगा दोस्तों अपने XL का स्क्वायर, ये होता है। अगर यहाँ XC होता तो XC का स्क्वायर हो जाता, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए, तो वही R का स्क्वायर दोस्तों 8 का है, 8 का स्क्वायर होगा 64 64 प्लस X का स्क्वायर, XL का स्क्वायर दोस्तों 6 का 36 हो जाएगा, और 64 और 36 दोस्तों 100 हो जाते हैं, और 100 का रूट निकलेगा तो 10 निकलेगी। तो जेड की वैल्यू क्या है अपने पास फाइनल दोस्तों? 10 आ गई है। अब सिंपल से हम निकाल पाएंगे फाई बराबर यानी फ्लक्स का सॉरी शक्ति गुणांक इक्वल हो जाएगा R अपॉन जेड, और R की वैल्यू आपको पता ही है, पहले से दी हुई है 8, और Z आपने निकाला 10। जब डिवाइड करेंगे तो लगभग दोस्तों 0.8 इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बिल्कुल सही है दोस्तों, सभी का शानदार। चलिए बिल्कुल इजीली समझ लेना, XL होगा तो भी वही फॉर्मूला लगेगा, XC होगा तो वही फॉर्मूला लगने वाला है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। देखिए दोस्तों कि समानांतर परिपथ की दो शाखाओं में I1 और I2 धाराएं हैं, समानांतर है, पैरेलल आपका सर्किट है दोस्तों। कुल कुल धारा होगी, तो टोटल करंट आपको निकालनी है, तो जल्दी से बताएं। ए I1 प्लस I2 होगा, या अंडर रूट I2 का स्क्वायर, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, या I1 माइनस I2 रहेगा, या I1 प्लस I2 का सदिश योग रहेगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए। बहुत अच्छा, शानदार। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहां यदि हम थोड़ा सा देखें कि 1 भी एकदम अपना सही बैठ रहा है, क्योंकि हम जब पैरेलल होती है तो करंट को आपस में जोड़ते हैं, ऐड करते हुए चलते हैं। लेकिन इसमें ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि डी में सदिश योग लिख दिया। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जब हम किसी भी सर्किट में देखते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है कि I1 किधर जा रहा है, I2 किधर जा रहा है, तो डायरेक्शन से भी उसको डिनोट किया जाता है। तो फाइनली जो आंसर होगा वो होगा अपना डी। हाँ, यदि आपको डी ऑप्शन में नहीं मिले देन आप कर सकते हैं ए, ठीक है। तो ये अपनी प्रायिकता हो गई है, अपन प्रेफरेंस देंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस तो भैया इसको मिलेगा, देन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये राइट होगा, बाकी इसके अलावा और कोई से सही नहीं है। तो बिल्कुल, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 53 की ओर। देखिए दोस्तों, शाखा का कंडक्टेंस यानी जी खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। कंडक्टेंस यानी चालकता, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और जी से इसको डिनोट कर देते हैं। तो इसको निर्धारित कैसे किया जा सकता है, कौन सा फॉर्मूला इसके लिए बेस्ट रहेगा? ए 1/r हो जाएगा, बी R अपॉन जेड हो जाएगा, सी जेड स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा शानदार, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चालकता है तो जी इक्वल दोस्तों है 1/r, यानी जी का उल्टा क्या हो गया? R, तो यानी चालकता, ये तो धारा को बहने में मदद करता है, R इसको क्या करेगा दोस्तों? रोकने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और विपरीत वाला ही फॉर्मूला है, अपॉन में आ रखा है सामने। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। बहुत अच्छा दोस्तों, ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। R हुआ, G हुआ, X हुआ, इनको अच्छे से याद भी रखना। भाई G किसको डिनोट करता है? कंडक्टेंस को। R किसको डिनोट करता है? प्रतिरोध को। Z किसको? प्रतिबाधा यानी जो अपना इंपीडेंस होता है। X किसको? प्रतिघात जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके रिएक्टेंस है ना इंग्लिश में, तो इस तरीके से इन चीजों के नाम जरूर याद रखना, किसको कौन सा डिनोट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं 54 की ओर कि शाखा का ससेप्टेंस दोस्तों
द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ससेप्टेंस होता क्या है, तो ससेप्टेंस भी एक दोस्तों जो अपनी जी यानी चालकता है ना, उसी की तरह काम करता है। चालकता तो करती है दोस्तों। अब देखिए ससेप्टेंस और चालकता में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको क्लियर कर देता हूं पहले मैं आंसर बताने से पहले, ठीक है। ऑप्शन आप देख लेना, आंसर मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपको, बस थोड़ा सा क्लियर करा देता हूं। देखिए एक हुई थी ससेप्टेंस बी, एक हुआ था दोस्तों जी चालकता। दोनों होती है एक तरीके से, एक ही चीज के दो पहलू हो गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखिए जब आती है बी की बात, तो देखिए हम कहते हैं कि एसी कैसे चलती है, हमारी साइकिल्स बनाते हुए चलती है। तो एसी में देखिए धारा का मान बार बार चेंज हो रहा है, कभी धारा कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी प्लस में जा रही है, कभी माइनस में जा रही है, कभी डायरेक्शन अप आ रही है, कभी डायरेक्शन डाउन आ रही है। तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, उसका मान बार बार चेंज हो रहा है। तो देखिए दोस्तों जब इसमें मान में परिवर्तन आ रहा है, तो इसको परिवर्तन करने का मतलब सहूलियत प्रदान करे कि भैया आप आराम से चेंज हो जाइए, इसको हेल्प करे, इसके मान को परिवर्तन होने में हेल्प करे, वो तो होती है दोस्तों ससेप्टेंस। क्या है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जो धारा का मान में परिवर्तन आ रहा है, कि वो जो कम ज्यादा हो रही है ना, तो उसको सहूलियत यानी उसको आप इजी वे रास्ता आप दे रहे हैं कि आप आराम से यहां से निकल सकते हैं, तो वो तो होती है बी यानी ससेप्टेंस। और जी दोस्तों थोड़ा सा बस डिफरेंस है। जी क्या होती है कि हमारी जो चालकता मतलब जो करंट है ना, फ्लो हो रही है, सर्किट में जा रही है, तो सर्किट में जो धारा जा रही है ना, तो उसको नहीं रोक, उसको सहूलियत प्रदान करना कि भाई ये तो बहने को लेके है और ये इसके मान में परिवर्तन को लेके है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी चीज एक ही है, दोनों एक ही तरह के काम करते हैं, दोनों एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बिल्कुल, तो आप चीजें समझ गए होंगे कि ये बी होता है धारा में परिवर्तन को लेके, और जो जी होता है यानी चालकता होती है वो बहने को लेके, भाई करंट फ्लो होना चाहिए। चलिए तो समझ में आ गया होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई बहने में हेल्प, धारा का जो परिवर्तन आ रहा है उस मान में हेल्प करती है ससेप्टेंस, और उसका विरोध कौन करता है दोस्तों, एक्स, ठीक है, रिएक्टेंस। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 55 के ऊपर। यहां आपको ये दिख नहीं रहा होगा डायग्राम, तो मैं बता देता हूं। यहां पर 3 एम्पियर है दोस्तों, ठीक है, और यहां पर 4 एम्पियर है दोस्तों। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, डायरेक्शन भी दी हुई है, तो डायरेक्शन आपको मैं वैसे बना देता हूं, तो डायरेक्शन एक ही साइड की, कोई दिक्कत नहीं। तो दिए गए चित्र में दोस्तों परिपथ की कुल धारा ज्ञात करनी है। तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए 5 एम्पियर, बी 7 एम्पियर, और सी 4 एम्पियर, और डी 1 एम्पियर। बिल्कुल दोस्तों आपको पता ही है, अभी जस्ट बात हम कर ही रहे थे, पिछले क्वेश्चन देखा ही था 52 में, कि आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है किसमें, पैरेलल में। सीरीज में सारे बराबर होते हैं, I1 जितना रहेगा उतना ही I2 रहेगा, लेकिन ये समांतर आ गया है, पैरेलल आ गया है, तो यहां पर दोनों जुड़ जाएंगी और 3 और 4 7 हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल बी इसका सही हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 56 की ओर। देखिए दोस्तों कि दिए गए चित्र में दर्शाई गई धारा की कुल शक्ति, देखिए थोड़ा फोकस करना, कुल शक्ति के ऊपर होगी। तो आपको इसमें है ना, इनका कोई नहीं है कि हाँ कितने वैल्यू है कितना है, सिंपल वे में देखना है कि एक करंट, तो पैरेलल में एक करंट इधर जा रही है, सेकंड करंट इधर जा रही है, यहां पर टोटल करंट आ गई है, ठीक है। ये चीजें हैं भाई, ये पैरेलल सर्किट बन चुका है एक तरीके से, यहां पर कुछ रेजिस्टेंस है, यहां पर कुछ रेजिस्टेंस है। तो आप टोटल करंट कैसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले से, क्या दोस्तों, बी I1 cos phi 1, या फिर बी I2 cos phi 2, या V इंटू आई इंटू कॉस फाई होगा, या V1 को और सॉरी I1 और I2 को इस तरीके से हम जोड़ेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला होगा कि फाइनल हमें टोटल शक्ति निकालनी है। बहुत अच्छा, शानदार। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, क्योंकि दोस्तों हम पहले करंट को पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल करंट हमें यही निकालनी पड़ेगी, ये वाली करंट है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे, V टोटल रहेगा, तो V इंटू आई इंटू कॉस फाई, हमें ना तो I1 से मतलब ना I2 से, दोनों को पहले ही हमें ऐड करके एक साथ रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यही वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 57 की ओर, कि परिपथ की कुल एडमिटेंस की गुणना, ये गणना है, गुणना नहीं है इसमें ना, गणना, ठीक है दोस्तों, गणना खालिस्तान सूत्र द्वारा की जा सकती है। तो कौन से फॉर्मूले के द्वारा इसकी गणना की जाएगी, G2 प्लस V2, या दोस्तों अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या अंडर रूट G1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, या G2 का स्क्वायर प्लस G1 का स्क्वायर, अंडर रूट इसके पास भी लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए अब आगे एडमिटेंस कि भैया इतने सारे शब्द आ गए, समझ में नहीं आ रहा जी कौन सा है, बी कौन सा है, और बाई कौन सा है। तो देखिए दोस्तों अब यहां पर मैं आपकी छोटी सी चीजें क्लियर करना चाहूंगा। क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी का बिल्कुल सही है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर एक चीज कवर करते हुए चलेंगे हम, थोड़ी सी छोटी सी चीज को, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम क्वेश्चन के माध्यम से बेसिक कवर कर रहे हैं, तो बेसिक यही कवर करने का टाइम आ चुका है। देखिए बाई, जैसे हम देखते हैं जेड क्या होता है दोस्तों, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब कुल अवरोध, फिर एक आता है आर, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आर आता है, एक आता है एक्सएल, ठीक है, आता है ना एक्सएल, और एक आता है दोस्तों एक्सी।
तो ये तीनों जब जुड़ जाते हैं तो हमारा जेड बनता है, ये आपको पता ही होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये अच्छे से पढ़े हुए हैं। चलिए तो बस दोस्तों, ये जो आर होता है इसका उल्टा क्या होता है, जी। जी का मतलब चालकता, भाई प्रतिरोध है तो चालकता होगा, अपोजिट। एक्स एल है दोस्तों, तो एक्स एल यानी दोस्तों आपका एक तरीके से एक्स एल और एक्स सी दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं एक्स, ठीक है, दोनों को मिला के क्या बना देते हैं, टोटल एक्स। भाई एक्स एल और एक्स सी दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, जितना भी एक्स बचेगा वो एक्स बच जाएगा, यानी रिएक्टेंस बच जाएगा, जो धारा के मतलब प्रभाव को विरोध नहीं करता, ये करता है दोस्तों इसके मान में परिवर्तन को, दोनों मान में परिवर्तन, ये प्रभाव का विरोध आर। तो एक्स बन गया टोटल और इसका अपोजिट हो गया दोस्तों बी, जो अभी हमने देखा ही था जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में। और जो वाई है वो दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं जी और वी दोनों का प्लस मिला के वाई बन गया, और ये वाई ये जेड का अपोजिट हो गया, मतलब कुल प्रतिरोध जेड हो गया, तो कुल चालकता क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। चीजें समझ में आ गई होगी, यहां से ये बेसिक था, थोड़ा सा एक बार अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके आराम से देखना, वीडियो आप ही के पास रहेगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों 58 की ओर। चीजें आराम से देखनी है, चीजें को समझते हुए चलना है। देखिए दोस्तों, बी यानी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समानांतर में जुड़ी है, तो कौन सा परिणाम समान रहेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि वी वोल्टेज है, ये वी वोल्टेज दे दिया, इस पे 3 शाखाएं हैं अलग अलग, 3 शाखाओं का मतलब 3 अलग अलग सर्किट बना दिए, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लग गए, चलो ठीक है भैया, तीनों को वापस यहाँ करके ये हो गया हमारा इस तरीके से, ये तो 3 समानांतर में शाखाएं होगी, तो कौन सा परिणाम समान रहेगा। तो आपको पता है दोस्तों, जब समांतर की बात होती है तो क्या समान रहता है, वोल्टेज, और जब सीरीज की बात होती है तो क्या समान रहता है, करंट। तो बात यहाँ पर समांतर की हो रही है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए। ए प्रत्येक शाखा में धारा, या दोस्तों बी प्रत्येक शाखा में शक्ति गुणांक, या सी प्रत्येक शाखा का फेज अंतर, या दोस्तों प्रत्येक शाखा का वोल्टेज डी। बहुत अच्छा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पैरेलल की बात हो रही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, शानदार। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 59 की ओर। 2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होता है 180, 120, 90 या 60। बहुत अच्छा, जल्दी से बता दीजिए कि 2 फेज सप्लाई वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल जो एंगल होता है ना, इलेक्ट्रिकल एंगल, बिल्कुल बिल्कुल वही पूछ रहा है, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, सिंगल फेज की बात होती है या 2 फेज की बात होती है, दोनों के अंदर आप एंगल बिल्कुल सेम होता है, यानी कि 90 डिग्रीज, बिल्कुल दोस्तों 90 डिग्री। ध्यान रखना, 2 फेज में और 1 फेज के अंदर दोस्तों क्या होगा, 90 डिग्री। यदि बात करते हैं 3 फेज की तो वो चल जाता है 120 पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। याद रखना, वो सिंगल फेज और 2 फेज और सिंगल फेज, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं भैया सिंगल फेज में तो 90 होता है, तो 3 फेज में 2 फेज में कुछ तो कुछ चेंज होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम नॉर्मल में कहते हैं कि 1 फेज हमारे पास आ रहा है, एक फेज आता है, बिल्कुल सही मानते हैं, एक फेज 1 पे हम काम कर लेते हैं, लेकिन उस फेज को हम एक फेज को 2 फेज में डिवाइड करते हैं हर जगह, तभी हमारी मोटर चल पाती है। भाई आप चाहे कैपेसिटर के द्वारा कर रहे हो, चाहे इंडक्टर के द्वारा, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन फेज डिफरेंस करना पड़ता है। तो फेज डिफरेंस का मतलब ये हो गया 2 फेज हो गए कम से कम, ठीक है, एक फेज पे कोई चलता ही नहीं है। अब हमारा फैन कहते हैं सिंगल फेज पे चल रहा है, लेकिन कम से कम 2 फेज उसमें डिवाइड हो रहे हैं ना, लेकिन उसका एंगल 90 डिग्री में आ रहा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। चलिए आते हैं 3 फेज की बात करते हैं कि 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत एग्जाम में क्लियर किया हुआ है और आपको अच्छे से याद होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, और ऑप्शन देखने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और जो आपका मैं कह रहा था ना अभी, एक बार और देखिए, लास्ट में जाते जाते एक चीज वापस और बताना चाहूंगा कि आर होता है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, भूल जाते हैं कई बार। आर होता है, जेड होता है, माफ करना, जेड होता है, जेड किस किस से मिले बनता है, आर से और एक्स से। अब एक्स के अंदर 2 चीजें घुलती है, आपको पता है, एक एक्सएल होता है और एक एक्ससी हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। तो आर बराबर जेड बराबर आर प्लस एक्स होता है। अब एक्स का अपोजिट हो जाता है दोस्तों बी, यानी कि दोस्तों बी जो हमारा ससेप्टेंस होता है, ठीक है। और आर का अपोजिट होता है दोस्तों जी, यानी चालकता यानी कंडक्टिव, ठीक है। और जेड का उल्टा हो जाता है दोस्तों वाई, यानी दोस्तों अपना हो जाता है एडमिटेंस। तो इस तरीके से इनका अपोजिट ध्यान रखना। ये अगर इसको लिखना है तो इसको 1 बटा में कर दो, अगर जी को लिखना है तो 1 बटा R1 हो जाएगा, और बी को लिखना है तो 1 बटा एक्स हो जाएगा, अगर जेड को लिखना है तो 1 बटा Y1 लिख दो, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलने वाले हैं, ठीक है। चलो चीजें समझ में आई होगी, और नहीं भी आई है तो रिवाइड कर लेना, वीडियो आराम से आपके पास ही रहेगा। चलिए तो आज की क्लास लगी जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, आपका हमें कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कुछ डाउट लगता है, कहीं भी आपका क्वेरी होता है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को।
तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे एजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।